जय हिंद साथियों। तो आज से हम अपनी यूपी टेट की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो हम गणित से शुरुआत करेंगे और आज की क्लास में हम देखेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से संबंधित टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों आज हमारी नंबर सिस्टम की पहली क्लास होने वाली है और लगभग 5 से 6 क्लासेस में हम आपका नंबर सिस्टम पूरा अच्छे से कवर करा देंगे। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा सी नजर सिलेबस पे डाल लेते हैं कि हमें गणित में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखते हैं सिलेबस। तो हमारा पहला टॉपिक है गणित में संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटा गुणा भाग। मतलब जो गणित की 4 संख्याएं होती हैं इनका जोड़ घटा गुणा भाग, एलसीएम और एचसीएफ हमें पढ़ना है, भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग और दशमलव का जोड़ घटा गुणा भाग। ये हमारे शुरुआत के 4 टॉपिक हैं और इन चारों टॉपिकों को एक साथ हम नंबर सिस्टम की क्लासेस में कवर करेंगे। ये चारों टॉपिक हमारे नंबर सिस्टम की क्लासेस में कवर हो जाएंगे एक साथ। आगे देखेंगे 5वें नंबर पर आपके सिलेबस में दिया हुआ है एक नियम, प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ और हानि और साधारण ब्याज हमारे सिलेबस में है। आगे देखेंगे 9वें नंबर पर हमारा आता है ज्यामिति। और ज्यामिति में हमें क्या पढ़ना है? ज्यामितीय आकृतियां पढ़नी है एवं प्रश्न पढ़ना है, कोण, त्रिभुज और वृत्त पढ़ने हैं। धन के अंतर्गत हमें रुपया पैसे के संबंधित सवाल करने हैं। मापन में समय, तोल, धारिता, लंबाई एवं ताप हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। आगे देखेंगे 12वें नंबर पर है हमारा परिमिति या परिमाप कहते हैं जिसको हम। त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज इनसे संबंधित क्वेश्चन हमें करने हैं। कैलेंडर हमारे सिलेबस में है, आंकड़े हमारे सिलेबस में है। 15वें नंबर पर हमारा आ जाता है आयतन। आयतन के अंतर्गत धारिता, घन, घनाभ ये जाते हैं। क्षेत्रफल में हम आयत और वर्ग के से संबंधित सवाल करेंगे। रेलवे या बस समय सारणी। और 18वें नंबर पर है हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। तो ये सभी कुल 18 टॉपिक हमारे गणित के सिलेबस में है यूपी टेट के लिए। तो इन सभी को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों अब देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन आज का। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 7 को रिपीट करके एक संख्या बनाई गई है और इसको 77 से भाग देना है। तो देख लेंगे 7 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर ये 7 10 बार लिखकर एक संख्या बनाई गई है और 77 से इसको हमें भाग देनी है और सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। तो इस 7 को लिख लेंगे 10 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको किससे भाग करनी है? 77 से इसको भाग करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर 77 से जब हम इस पहले वाले 77 को भाग करेंगे तो हमारी जो भाग जाएगी वो जाएगी एक बार। ठीक है, फिर आगे हम इस वाले 7 को उतार लेंगे, भाग हमारी नहीं जाएगी, इस वाले 7 को उतारना पड़ेगा, यानी कि 2 अंक हमने एक साथ उतार लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, जब 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो एक 0 लगाते हैं, 0 लगा दिया हमने भागफल में। फिर 77 से इसको भाग करेंगे तो फिर एक बार भाग जाएगी। ठीक है, फिर से हम एक 7 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी, दूसरा 7 उतारना पड़ेगा, मतलब 2 संख्या हमें फिर से एक साथ उतारी है तो फिर एक 0 लगा देंगे और 77 से 77 को भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगी। ऐसे ही यहां पर करेंगे। ठीक है, 2 संख्या एक साथ उतारेंगे तो 0 लगाएंगे एक और भाग करेंगे 77 को तो एक बार भाग जाएगी। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर आगे जब हम इन दोनों संख्याओं को एक साथ उतारेंगे तो फिर 0 लगाएंगे और लास्ट में जब इसको भाग करेंगे तो 77 कम 77 ये आ जाएगा। तो हमारा कुछ ये संख्या आएगी भाग करके, जो हमारा भागफल आएगा ये आएगा 10101001, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2 नंबर सिस्टम का हमारा 0.12 गुणा 12 गुणा 0.012 का मान हमें बताना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर दशमलव हम भूल जाए कि दशमलव यहाँ पे लगी हुई ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे 12 गुणा 12 यही हो जाएगा ना, यानी कि 12 का क्यूब आ जाएगा। और 12 की क्यूब कितनी होती है? 1728 होती है। ठीक है, 12 की आप 3 बार गुणा करके निकाल लेना, तो 1728 12 की क्यूब होती है। अब हमें यह देखना है कि दशमलव हमें कितने अंकों के बाद लगाना है। तो टोटल अंक काउंट कर लेंगे। देखो 3 अंक तो यहां पर है, ठीक है, और 2 अंक यहां पर हैं, तो टोटल हमारे कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगी? 5 अंकों के बाद दशमलव लगेगी। लेकिन हमारे पास अंक कितने हैं? हमारे पास ये वाले अंक सिर्फ 4 हैं। तो अब क्या करें, एक 0 लगा लो, 5 अंक हो गए। अब यहां पे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.01728, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। आपके इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। अभी आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है तो उस एग्जाम में इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, होती क्या है। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 9 को हम कितने बार लिख देंगे? 9 को हम लिख देंगे 5 बार। तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक तो 1 लिख लो और उसके पीछे 5 जीरो लगा दो।
ठीक है। तो ये हमारे 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गए। घटा दो, अंतर पूछा गया है, दहाई ले लेंगे, लास्ट में जाके 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से इधर दहाई ले ली थी, तो 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचेगा, ऐसे यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा, और यहाँ भी 9 था तो यहाँ भी हमारा 0 बचेगा। यानी कि अगर हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को उठाएंगे तो हमारा इन दोनों का अंतर 1 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक संख्या दी हुई है आपके सामने और बोला गया है कि दोनों 8 के स्थानीय मानों में अंतर क्या होगा। तो इस संख्या को लिख लेते हैं पहले 30981786। अब देखो स्थानीय मान हम निकालते कैसे हैं, पहले संख्या के नीचे संख्या लिख लेंगे और उसके पीछे जितने भी अंक हैं उतने ही हम इसके पीछे 0 लगा देंगे। तो इसके पीछे 4 अंक दिए हुए हैं, 4 0 हम यहां पर लगा देंगे इस तरीके से। तो हमारा ये आ गया है इस वाले 8 का स्थानीय मान। अब एक 8 और दिया गया है यहां पर, दूसरा 8 ये है, इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, इसके नीचे 8 लिख लेंगे और इसके पीछे 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे, यानी कि स्थानीय मान हमारा इसका आ गया है 80। अब दोनों का अंतर लिख लेंगे, यानी कि यहां पर 80 लिखकर इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहां से दहाई ले लेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहां पर 9 बचेगा, यहां पर भी 9 बचेगा और यहां पर हमारा बचेगा 7। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 79,920, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5383 की घात दे रखी है 584 और बोला गया है कि इसकी इकाई का अंक क्या होगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखो अगर हम इसको 584 बार गुणा में लिखेंगे और बाद में इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे, बहुत ही ज्यादा पेचीदा आपका सवाल बन जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक संबंधित है इसकी घात से, तो पहले इसकी घात को लिख लेंगे, 584 हमने लिख लिया है, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा, इसकी घात को हम भाग करेंगे 4 से, ठीक है, 4 से भाग करेंगे और देखेंगे पूरी पूरी इसकी घात जो है कट रही है या नहीं कट रही है। तो काट के देख लेते हैं, 4 एकम 4, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 बचेगा 24 हो जाएगा और 4 संग 24, 146 बार हमारी पूरी पूरी कट रही है इसकी घात 4 से, ठीक। अब 4 से पूरी पूरी कट रही है तो हमें इस बात का ध्यान देना है। अब आधार पे आ जाते हैं इसके बेस पर, ठीक है। इसके बेस का अगर लास्ट का अंक जो इसके बेस है 5383, इसके लास्ट का अंक अगर हमारा 1 है, 3 है, 7 है या फिर 9 है, मतलब विषम संख्याएं हैं 5 को छोड़कर सभी विषम संख्याएं हैं। लास्ट का अंक तो हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो हमारा 1 आएगा बिना किसी कैलकुलेशन के, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या है, यहां पर 3 है जो कि हमारे इसमें आ रहा है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा इसका इकाई का अंक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मान लो यहां पर सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं ना होकर 4 से घात पूरी पूरी विभाजित हो रही हो और हमारा जो लास्ट का अंक है 3 की जगह पर 2 होता, 4 होता, 6 होता या फिर 8 होता, तो हमारा लास्ट का अंक क्या आता है, इकाई का अंक, फिर हमारा इकाई का अंक आता 6, ठीक है। अगर विषम संख्याएं होंगी 5 को छोड़कर तो हमारा इकाई का अंक 1 आएगा, और अगर हमारी सम संख्याएं होंगी तो हमारा जो लास्ट का अंक आएगा इकाई का अंक यानी कि वो हमारा 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और ये वाला प्रश्न भी हमारा इकाई का अंक ज्ञात करने का, तो इस प्रश्न को करने से आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखेंगे 266 की घात दे रखी है 513 और बोला गया है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इसको करते कैसे हैं, पहले इसकी घात को हम 4 से देखते हैं भाग करके कि 4 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है पूरी पूरी। 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4 एकम 4 11 हो जाएगा, और हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 33 हो जाएगा और 4 अट्ठे 32। 128 से भाग करने पर हमारा 1 शेष बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। कितना शेष बच रहा है, 1 हमारा यहाँ पर शेष बच रहा है 4 से भाग करने पर। अब क्या करेंगे, जब हमारी 4 से पूरी पूरी भाग नहीं होती है, ठीक है, तो फिर हम इस बेस को देखेंगे, आधार को देखेंगे जिसके ऊपर घात चढ़ी हुई है 266 है, और इसका लास्ट का अंक देखेंगे कितना है, 6 है। तो जब हमारी 4 से भाग नहीं होती है और लास्ट में अब बेस का जो लास्ट का अंक होता है इसमें अगर हमारा 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है, ठीक है। अगर ये संख्याएं हैं और 4 से घात में हमारी पूरी पूरी भाग नहीं हो रही है, तो जो हमारे इकाई का अंक होगा वो खुद ही है संख्याएं होंगी, यानी कि इसके लास्ट में 6 है तो इसका इकाई का अंक भी कितना होगा, 6 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है अगला भी हमारा। 869 की घात दे रखी है 607 और इसका इकाई का अंक क्या होगा ये हमें बताना है। तो कर लेते हैं, पहले 607 को भाग करेंगे किससे, 4 से भाग करेंगे तो क्या आता है हमारा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 आएगा और 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, फिर भाग करेंगे तो 4 एकम 4, और यहां पर हमारा कितना शेष बच रहा है, यहां पर हमारा 3 शेष बच रहा है, ठीक है। इस वाले में हमारा कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, और लास्ट का अंक क्या है हमारा 9 है। पहले मैंने बताया था अगर लास्ट में आपका 0 होता, 1 होता,
5 होता या फिर आपका क्या होता 6 होता, तो आपकी वही संख्या होती, यानी कि 0 के लिए आपका 0 आ जाता, 1 के लिए 1 आ जाता, 5 के लिए 5 आ जाता और 6 के लिए आपका 6 आ जाता। लेकिन इस बार जो आपका लास्ट का अंक है वो क्या है 9 है। अब क्या करेंगे, देखो 3 घात है ऊपर, तो इस 3 की घात को इसको ऊपर चढ़ा दो, जो हमारी शेष बच रही थी घात 4 से, जब हमने इसको भाग करा था 607 को तो 151 बार गया था और 3 हमारा क्या बच रहा था, शेष बच रहा था। तो इस 9 के ऊपर लास्ट वाले अंक के ऊपर इस घात को चढ़ा दो और देख लेते हैं कितना आता है। देखो 9 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 81, ठीक है, 9 9 81 गुणा 9 आ जाएगा और फिर 9 इससे करेंगे तो 9 कम 9 आ जाएगा, यानी कि लास्ट का अंक हमारा क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको जो इकाई का अंक निकालने से संबंधित सारी ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने लगभग हर प्रकार का प्रश्न कर लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, और निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, किस प्रकार हम अभाज्य संख्या की पहचान करते हैं ये देख लेते हैं पहले। तो हम पहला ही ऑप्शन लेते हैं, 437 हमने यहां पर लिख लिया है, ठीक है। अब हम वो संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 437 के नजदीक है। तो ऐसी संख्या हमारी है 21 का वर्ग होता है हमारा 441, जो कि हमारे 437 के नजदीक है। अब क्या करेंगे, इस 21 को लिख लेंगे और इस 21 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे। तो 21 तक की अभाज्य संख्या लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 और 17, इसके बाद 19, ठीक है। ये हमने सभी अभाज्य संख्या लिखनी है 21 से कम कम की। अब इन सभी संख्याओं से भाग करके देखेंगे इस वाली संख्या को, अगर भाग हो जाती है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, और भाग नहीं होती तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो 19 से इसमें पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है। 19 से भाग करके देख लेते हैं, तो 19 दूनी 38, 5 बचेगा 57 हो जाएगा, और 19 दिया 57, यानी कि 23 बार इसमें पूरी भाग हो जाएगी। तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, 341 को भाग करके देखते हैं। तो 341 को अगर हम 11 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 11 तिया 33, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, और 11 कम 11 है, यानी कि ये हमारा 341 11 से कट गया 31 बार। तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, 437 हमारी थी नहीं, हमने पहले कर लिया था इसको। 1349 को भाग करेंगे, तो 1349 को अगर हम 19 से भाग करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 19 से काटेंगे तो 19 छक्का 114, और 19 सत्ते कितना हो जाएगा, 19 सत्ते हो जाएगा हमारा 133, 19 सत्ते 133, 1 बचेगा और 19 बचेगा, और 19 कमा 19, यानी कि 119 से अगर हम इसको काटेंगे 1349 को तो 71 बार ये पूरा कट जाएगा। तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है 811, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यही हमारी अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या 32 और 18 के साव गुणनखंड क्या है। तो साव गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। देखो साव गुणनखंड होते क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों को ही साव गुणनखंड कहा जाता है। पहले हम 32 के सभी गुणनखंड लिखेंगे 1 हो जाएगा 32 का गुणनखंड, 2 से भाग हो जाएगी 32 को तो 2 भी हमारा गुणनखंड में आ जाएगा, और इससे अलग 3 से भाग नहीं होगी, 4 से भाग हो जाएगी 4 अट्ठे 32, और 5 से नहीं होगी, 6 से हमारी भाग नहीं होगी, और 7 से नहीं होगी, 8 से हमारी भाग हो जाएगी 8 चौक 32, 9 से नहीं होगी, 10 से नहीं होगी, 12 से नहीं होगी, और हमारी भाग होगी इसमें 16 से भाग हो जाएगी, और 16 के बाद हमारी 32 से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो 32 के ये हमारे सभी गुणनखंड आ चुके हैं। इसी तरीके से हम 18 के गुणनखंड लिख लेंगे, 1 होगा 2 से भाग हो जाएगी, 2 में 18, 3 से भाग हो जाएगी 3 छंग 18, और 4 से नहीं होगी 5, 6 से भाग हो जाएगी 6 तिया 18, और इसके बाद हमारी भाग होगी 9 से, 9 दूनी 18, और इसके बाद 18 से भाग हो जाएगी 18 की, ठीक है। तो ये हमारे 32 और 18 के सभी गुणनखंड आ चुके हैं। अब हम इसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड छांट लेंगे, वही हमारे साव गुणनखंड होंगे इन दोनों के, ठीक है। तो उभयनिष्ठ हमारा 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 भी है इसमें, 2 भी इसमें है, इसके बाद 3 6 9 18, आगे हमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है। तो हमारे साव गुणनखंड 32 और 18 के हैं 1,2, तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 1,2, यही हमारे ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इस तरीके से हम साव गुणनखंड निकालते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 5625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, एक तरीका होता है हमारा गुणनखंड विधि से, और दूसरा तरीका होता है हमारा भाग विधि से। तो इस वाले क्वेश्चन को हम भाग विधि से सोल्व करेंगे। तो भाग विधि से सोल्व करने के लिए पहले हम इस संख्या को कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, 56 25 लिख लेंगे इस तरीके से, और इसके दो के जोड़े बना लेंगे, 25 और 56 2 जोड़े बन गए इसके, और जोड़े बनाते हैं हम राइट साइड से, इधर की साइड से जोड़े बनाते हैं। अब जोड़े क्यों बनाते हैं, जोड़े हम इसलिए बनाते हैं ताकि जब हम इसको भाग देने के लिए संख्या को उतारे तो बिल्कुल जोड़े से उतारेंगे, ठीक है।
अब हम वो संख्या देखते हैं जिसका वर्ग 56 के नजदीक है। तो ऐसी संख्या हमारी 7 आ जाती है, 7 का वर्ग 56 के नजदीक है। अगर हम 8 लेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो 7 का वर्ग होगा 7 के 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 बार भाग गई है तो 7 ऊपर लिख लेंगे और ये वाला 7 ही यहां पर जोड़ देंगे, 7 और 7 14 हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको जोड़ते हैं। घटाएंगे तो हमारा यहां पर बचेगा 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा और जब आगे से उतारेंगे तो ये दोनों को एक साथ उतारेंगे 725 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहां पर वो संख्या लिखनी है, यहां पर 4 के बाद जैसे 14 लिखा हुआ है, 14 के बाद वो संख्या लिखनी है जिससे हम इतनी ही बार इसको भाग दें। ठीक है, तो हम यहां पर 5 लिख लेंगे तो 5 बार ही हमें भाग देनी पड़ेगी इसको। ठीक है, 5 बार ही इसको भाग देनी पड़ेगी और 5 बार भाग देंगे तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2 और 5 का 5 और 2 7, हमारी पूरी भाग हो जाती है। तो हमारा जो इसका वर्गमूल आया 56 25 का निकलकर वो आया हमारा 75, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अब एक तरीका और मैं आपको बताता हूं, बहुत ही हल्का तरीका है लेकिन ये सिर्फ उनके लिए वैलिड है जिनके लास्ट में 25 है, मतलब जिस संख्या के लास्ट में 25 है उनका वर्गमूल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो 25 लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट पीछे 5 लिख देंगे, यानी कि लास्ट की संख्या हमारी 5 आनी जरूरी है। ठीक, अब क्या करेंगे, जो आगे का 56 दिया हुआ है इसको गुणा देख लेते हैं। 7 गुणा 8, 7 8 56 होता है। ठीक है, तो इसमें से छोटी वाली संख्या को हम लिख लेंगे यहां पर 75, तो ये 75 इसका वर्गमूल होगा। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। चलो अब हम इसका एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लिया हमने हमारा है 625, ठीक है 625 है, लास्ट में 25 है, 25 को हटा देंगे यानी कि लास्ट में 5 तो जरूर होगा किसी संख्या के। अब 6 जो है, 6 किसका गुणनफल है, 5 की संख्या का गुणनफल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि 6 गुणा 1 कर दिया, ऐसे नहीं, 5 की संख्याओं का, जो कि हमारा 2 गुणा 3 आता है, 2 गुणा 3 2 3 6 और छोटी संख्या क्या है इसमें 2 है, तो 2 यहां पे लिख देंगे, यानी कि 625 का वर्गमूल क्या है 25 है। तो ये तरीका होता है जिनके लास्ट में 25 है उनका वर्गमूल निकालने का। अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या दी हुई है और बोला गया है कि इसमें से 7 के स्थानीय मान और अंकित मान में हमें अंतर बताना है। तो पहले संख्या को लिख लेते हैं, 3 2 और 9 0 7 5। स्थानीय मान निकालेंगे 7 का, तो क्या आएगा, 7 के नीचे 7 लिख लेंगे और पीछे एक अंक है तो एक 0 लगा लेंगे, यानी कि 70 हमारा इसका स्थानीय मान आ गया है। अब बात करें अंकित मान की, तो साथियों एक बात क्लियर कर दूं, अंकित मान और कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जातीय मान। तो अंकित मान और जातीय मान एक ही बात है। अब अंकित मान क्या होता है, उस किसी भी संख्या का अंकित मान खुद वह संख्या होती है। 7 का अंकित मान पूछा गया तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा। घटा देंगे 7 को यहां पर लिखकर, तो हमारा कितना जाएगा, हमारा आ जाएगा 63, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, अंडर रूट 64,009 किसके बराबर है, मतलब सीधा सीधा पूछा गया आपसे 64,009 का वर्गमूल। ठीक है, तो देखो एक तरीका तो ये होता है, ऑप्शन से भी हम इसको कर लेते हैं। ऑप्शंस की आपस में 2 बार गुणा करके देख लो, जैसे 153 की गुणा कर लो, 253 की गुणा कर लो, 353 की गुणा कर लो और 158 की गुणा कर लो। तो इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही लंबा तरीका हो जाएगा। शॉर्ट तरीका क्या है करने का, भाग विधि जैसे हमने पहले करी थी उसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे संख्या को 64,009, ये कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इनके 2 के जोड़े बना लेंगे इधर से, इस तरीके से जोड़े बनाएंगे तो 6 हमारा अकेला रह जाता है। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब 6 के नजदीक किसका वर्ग है, 2 का वर्ग ही आ जाता है कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 बार भाग गया, 2 ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, घटाएंगे और यहां पर 2 जोड़ देंगे, पहले यहां पर 4 इस तरीके से लिख लेंगे। घटाएंगे तो हमारा 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा और अगला वाला जोड़ बताएंगे तो हमारा 40 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम भाग कितनी बार दें, देखो क्वेश्चन का आंसर तो हमारा आ चुका है कि स्टार्टिंग में आपका 2 है और स्टार्टिंग में 2 किस में है, स्टार्टिंग में तो दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी हमें पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 30 की घात 11 दे रखी है, 22 की घात 5 दे रखी है और 34 की घात 11 दे रखी है और इसके सभी अभाज्य गुणाखंडों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन दे रखा हो इस तरीके से, तो पहले जो इनके बेस दे रखा है 30 दे रखा है, 22 दे रखा है और 34 दे रखा है, इनके अभाज्य गुणनखंड बना लो। ठीक है, इनके अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाएंगे, देखो मैं डायरेक्ट बना लेता हूं यहां पर। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे यहां पर इस तरीके से लिख लेंगे, 30 को ब्रैकेट में डाल लेंगे। 30 के हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 3 6 पंजे 30, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, भाग इसकी आ गई हमारी 11। गुणा का निशान लगाएंगे, 22 के हमारे हो जाएंगे 11 गुणा 2, 11 गुणा 2, इसकी भाग भी आ गई हमारी 5। ठीक है, गुणा 34 के बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा
2 गुणा 17, 2 गुणा 17, इसकी घात आ गई हमारी 11। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए जो इसके बेस लिखे हुए थे उनके, 30 के, 22 के और 34 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे। 2 की घात 11 हो जाएगा, 3 की घात 11 हो जाएगा और 5 की घात 11 हो जाएगा, गुणा 11 की घात 5 हो जाएगा, 2 की घात 5 हो जाएगा, गुणा 2 की घात 11 हो जाएगा और 17 की घात हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 की घात वालों को एक साथ लिख लेंगे, जैसे 11 ये है, ठीक है, 2 की घात में, और 5 हमारी ये है और 11 हमारी ये है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 5 16, 16 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारा ये जाएगा 27, यानी कि 2 की घात हमारी 27 हो जाएगी। ठीक है, 3 वाले देख लेते हैं। 3 वाला एक हमारा ये है, बस एक ही है, तो 3 की घात 11 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 5 वाले हमारे कितने हैं, तो 5 वाला भी हमारा एक है, तो 5 की घात 11 हो जाएगा। इसके बाद 11 की घात 5 हो जाएगा और 17 की घात हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी की घातें जोड़ लेंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी की घातें जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे 27 और 11 कितना होता है, 27 और 11 हमारा 38 हो जाएगा। 27 और 1 28 और 10 38, 38 और 10 हमारा 39 और 1 ये वाला 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 और 5 45, और 45 और 11 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 45 और 11 हमारा आ जाएगा 56। 45 और 11 56 आ रहा है, लेकिन 56 हमारे ऑप्शंस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमने गलती करी है। अब गलती कहां करी है, दोबारा से जोड़ के देख लेते हैं। 27 और 11 38 हो जाएगा, 38 और 10 48 और 1 49 हो जाएगा, 49 और 5 54, 54 और 11 हमारा कितना आएगा, 54 और 11 हमारा आ जाएगा, 54 और 11 हमारा आ जाएगा 65। ठीक है, तो हमारा 65 आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। पहले हमारी जोड़ने में गलती हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 70 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले हम सभी अभाज्य संख्या को लिख लेते हैं जो भी 70 से 100 के बीच में आ रही हैं। तो पहले हमारी जाएगी 71, 72 नहीं होगी, 73 हो जाएगी, 74 नहीं होगी, 75 नहीं होगी, 76 नहीं होगी, 77 नहीं होगी, 78 नहीं होगी, 79 आ जाएगी हमारी। ठीक है, 79 आ जाएगी। 79 के बाद बात करें 80 नहीं होगी, 81 9 9 81 हो जाएगी, 81 नहीं होगी, 82 83 83 हमारी हो सकती है। ठीक है, 83 हो जाएगी। 84 नहीं होगी, 85 नहीं होगी, 86 नहीं होगी, 87 नहीं होगी हमारी, 87 क्योंकि हमारी 87 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 87 हमारी 3 से विभाजित हो सकती है, 3 दूनी 6 3 9 27। ठीक है, 87 हमारी नहीं होगी, 88 नहीं होगी, 89 हो सकती है हमारी। ठीक है, 89 हो सकती है, 89 हो जाएगी। और इसके बाद 90 नहीं होगी, 91 नहीं होगी क्योंकि 13 से भाग हो जाती है, 13 से 91, और 92 नहीं होगी, 93 नहीं होगी, 94 95 नहीं होगी, 96 नहीं होगी, 97 हो सकती है। ठीक है, 97 हो जाएगी, 98 99 नहीं। ये संख्या हमारी आ गई है टोटल 70 से 100 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के हमारी 6 अभाज्य संख्याएं होंगी 70 से 100 के बीच। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 सही 10/27 का घनमूल क्या है। और ये 2 सही 10/27 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मिश्र भिन्न में दे रखा है। इसको पहले हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, यहां गुणा कर देंगे और पर वाला जोड़ देंगे तो देखते हैं कितना आता है। हमारा जाएगा 27 दूनी 54, 54 और 10 64, यानी कि 64/27 आ जाता है। और हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो 64 का घनमूल क्या है, मतलब 64 जो है किसका घन है, तो 64 है हमारे 4 का घन है। ठीक है, 4 की घात 3/3 की घात 3, और इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। और आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये कुल मिलाकर इस तरीके से आ जाएगा 4/3। ठीक है, और इसको हमें फिर से मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो भाग देंगे 3 से 4 को, तो हमारा 3 कम 3 और ऊपर बचेगा 1 और 1/3, 3 कम 3 और 1 4/3 ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1 सही 1/3 ये घनमूल आ गया हमारा 2 सही 10/27 का, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि इनका लसाअ 108 है तो उन संख्याओं का मैसे क्या होगा। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। मान लिया पहली संख्या हमारी 3x है और दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी 4x होगी, और एलसीएम कितना दिया हुआ है 108 दिया हुआ है, और एचसीएफ हमें निकालना है जो कि हमारा x है। ठीक है, ये हम कर लेंगे। ये हमें पता है, देखो जब भी 2 संख्या दे रखी हो और उनका लसाअ मैसे दे रखा हो तो ये हमें पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले से हमने इस क्वेश्चन को ऊपर को बनाया है। पहली संख्या हमने अनुपात में दिया हुआ तो 3x मान ली, दूसरी संख्या हमने 4x मान ली, इक्वल टू 108 हमें लसाअ दिया हुआ है और मैसे हमने x मान लिया जो कि हमें निकालना है। ठीक है, इस x से ये वाला x कट जाएगा, 4 से इसको हम काटेंगे 108 को, तो हमारा कटेगा ये 4 दूनी 8
और 4 7 27 बार कटेगा, 3 से इसको 27 को काटेंगे तो 3 9 में 27 कटेगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हमारा मैसेज पे कितना आ गया है 9 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 17, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो 45 मिनट हमने ऊपर लिख लिए। अब एक दिन में कितने मिनट होते हैं, पहले हम घंटे की बात करते हैं। एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। ये हमारी आ गई है भिन्न, ठीक है। 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में हमने लिख लिया है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 15 से काटेंगे 15 तिया 45, और 15 चौके 60 होते हैं। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। जो हमारा आगे कैलकुलेशन कर आएगा, ऊपर 1 है और इन दोनों गुणा कर देंगे 8 की और 4 की, तो हमारा आ जाएगा 8 चौके 32। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब सबसे बड़ी भिन्न की हमें पहचान करनी है, ठीक है। अब इन भिन्नों को हम लिख लेते हैं 10/11, 14/15। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि बड़ी भिन्न बताओ या छोटी भिन्न बताओ, या आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करो या अवरोही क्रम में, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। देखो एक तरीका तो ये होता है कि ऊपर वाले में 0 बढ़ा दो सभी में, और नीचे से भाग करके सीधा सीधा देख लो कि कितना आपका आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे इस तरीके से, सभी में 0 बढ़ा दो इस तरीके से और भाग करो। जब 11 से इसको हम भाग करेंगे तो हमारे कितना आएगा 11 9 99 आ जाएगा। दशमलव लगाएंगे 1 0 हो जाएगा, 11 कम 0 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, यानी कि 11 9 99 ये आ जाएगा हमारा इसको भाग करने के बाद, ठीक है। 15 से इसको भाग करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, 15 9 135 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव लगा लेंगे, 5 बचेगा, 0 लगा लेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक है। 9.3 आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। इसके बाद मतलब समथिंग में ही लेना है, दशमलव के 1 या 2 अंक तक ले लेंगे हम इस तरीके से। 13 से भाग करेंगे 120 को तो हमारा जाएगा 13 नमा 117 होता है, हाँ 13 नमा 117 होता है, ये आ जाएगा। तो हमारा 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा लगभग। 14 से भाग करेंगे तो हमारा जाएगा 14 नमा 126, 40 बचेगा, तो 14 दूनी 28 और 14 तिया 42 ज्यादा हो जाएगा, 14 दूनी 28 ही जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारी जो वैल्यू अप्रोक्स में ज्यादा आ रही है वो आ रही है 14/15 की। तो ये वाली भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 14/15। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है। यदि किसी खंबे का 2/5वां भाग कीचड़ में है और शेष बचे हुए का 1/3वां भाग जल में है एवं 6 मीटर जल के ऊपर है, तो खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी, यह हमें बताना है, ठीक है। तो एक खंबा है यहां पर, ये इस खंबे की जो लंबाई है टोटल हम 30 मान लेते हैं। और हमने 30 लंबाई क्यों मानी है, देखो हमारे पास हमें वो लंबाई माननी है जैसे हमारी जो संख्या दी हुई है 2/5 दी हुई है और 1/3 दी हुई है, ठीक है। अब हमें ऐसी संख्या माननी है जिसको अगर हम 5 से भाग करें और 3 से भाग करें तो पूरी पूरी भाग हो जाए। तो ऐसी संख्या हमारी 30 है। 30 मान लेते हैं खंबे की लंबाई, दी हुई नहीं है हमें निकालनी है, लेकिन हमने मान लिया 30 इसकी खंबे की पूरी की लंबाई है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नीचे वाला पार्ट जो है ये कीचड़ में है, यानी कि 30 का 2/5 किस में है, कीचड़ में है। काटेंगे तो 5 छंग 30 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 मीटर किसमें है, ये कीचड़ में दे रखा 12 मीटर, ठीक है। अब कितना बच गया खाली, 30 में से 12 को हटा देंगे, 12 तो कीचड़ में है, तो कितना बचा हमारा, ये 18 बच गया है, ठीक है। अब 18 का यानी कि बचे हुए का 1/3, 18 का 1/3 कितना 3 छंग 18, यानी कि 6 मीटर। ये किसमें है, ये कीचड़ में है 6 मीटर, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब ऊपर को कितना बच गया खंबा, ये ऊपर को जोड़ देंगे इनको, 12 और 6 कितने होते हैं 18 होते हैं। और टोटल हमने कितना माना था, टोटल माना था हमने 30, तो 30 में से 18 को घटाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि हमारा 12 मीटर बच गया हमारे माने हुए के हिसाब से, ठीक है। अब हमारा 12 मीटर बच गया है, लेकिन इसमें जो एक्चुअल में दिया हुआ है वो कितना बचा हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है, यानी कि 12 मीटर की वैल्यू कितनी होगी 6 मीटर होगी हमारे हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 12 मीटर की वैल्यू कितनी होगी 6, एक की कितनी हो जाएगी, एक की हो जाएगी हमारी 6/12, और हमें निकालने कितने की 30 मीटर हमने मान रखा था, गुणा 30 कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 2 से इसको 30 को काटेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, यानी कि खंबे की लंबाई कितनी आ गई हमारी 15 मीटर आ चुकी है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का हमारा। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपए है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, यह हमें बताना है। दिया हुआ है 2/3 भाग का मूल्य कितना है 2200 रुपए है, ये दिया हुआ है। तो अगर एक भाग का निकाले यहां से तो कितना हो जाएगा 2200 बटे 2/3 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये वाला ऊपर हो जाएगा, 3 ऊपर वाले के साथ चला जाएगा 2200 के साथ, तो हमारा ये आ जाएगा 2200 गुणा
3/2 ये आ जाएगा। ठीक है, और हमें किसका निकाला, 3/11 का निकालना है, तो 3/11 के इसके साथ गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। करेंगे गुणा तो 2 से इसको काटेंगे, हमारा जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 1100 हो जाएगा, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11 यानी कि 100 आ जाएगा। तो आगे हमारा आ जाएगा 100 गुणा 3 जो कि हमारा आएगा 3 3 9, और 9 की 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 900 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज की पहली क्लास के नंबर सिस्टम के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।